हेलो नमस्कार, आशा विभाग का आपके अपने अध्ययन क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो हम लोग पिछले वीडियो में इंटरफेरेंस देख रहे थे, अब उसी को कंटिन्यू करना। उसमें एक दो टॉपिक और बचा है, उसके बाद हम लोग डिफ्रैक्शन पे चलेंगे। तो इंटरफेरेंस को फिर से शुरू करते हैं, फिर से मतलब जहाँ से बचा था। तो अब हम लोग को करना है कंपैरिजन। अब किसका कंपैरिजन करना है? तो जीवन भर हर चीज़ का तो कंपैरिजन ही करते रहते हैं, तो यहाँ पे भी कंपैरिजन ही करना है। किसका किसका? तो कंपैरिजन करना मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का। ठीक है, कि क्या रिलेशन आता है मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी में। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला मालूम ही है तुम लोग को, कि जो आई मैक्स है, आई मीन है, ये दोनों अब तो पता ही चल जाना चाहिए। तो यहाँ लिखते हैं वी नो। वो क्या होता है? तो इक्वल्स टू अंडर रूट में I1 प्लस अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर। सेम यहाँ बात करेंगे तो I1 माइनस अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर। एक और रिलेशन मालूम है, तो यहाँ ऑल्सो नो करके लिख देना। तो वी ऑल्सो नो में क्या जानते हैं हम लोग, कि जो आई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए के। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा कि आई इज इक्वल्स टू के ए हो जाएगा। अब इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, I1 के लिए बात करेंगे तो के A1 हो जाएगा, और I2 के लिए बात करेंगे तो के A2 हो जाएगा। लेकिन ये सारी बातें किस में होंगी? अंडर रूट में। क्यों? क्योंकि आई जो है स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहाँ रूट आ जाएगा, यहाँ रूट आ जाएगा, क्योंकि ए का स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ रूट आ जाएगा, यहाँ रूट आ जाएगा। तो अंडर रूट I1 की जगह पे हम लिख सकते हैं रूट में के A1, और I2 की जगह पे लिख सकते हैं रूट में के A2। तो अब यहाँ से आई मैक्स क्या मिल जाएगा अपने को? आई मैक्स वो क्या मिल रहा है? तो आई मैक्स मिल रहा है अंडर रूट में। तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट में के A1 प्लस अंडर रूट में के A2 का होल स्क्वायर, और आई मीन में लिख देंगे अंडर रूट में के A1 माइनस में अंडर रूट में के A2 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों पार्टी को डिवाइड कर देते हैं हम लोग। ये इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड करते हैं, क्या देखने को मिलेगा? थोड़ा सा ऊपर कर दें। ठीक है, तो आई मैक्स अपॉन में आई मीन इज इक्वल्स टू अंडर रूट के A1 प्लस अंडर रूट के A2 का होल स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट के A1 माइनस अंडर रूट के A2 का होल स्क्वायर। इन दोनों को डिवाइड करना है, तो रूट के दोनों में कॉमन है, रूट के को कॉमन ले ले, तो के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन में के A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो कैसे के खत्म हो गया। अब यहाँ पे एक और जादू कर लें, यहाँ से A2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, A2 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या क्या देखने को मिलेगा? तो यहाँ बचेगा A1 अपॉन में A2 प्लस 1। ये क्यों किया जा रहा है अभी पता चल जाएगा। फिर यहाँ से भी A2 कॉमन ले लेंगे तो A1 अपॉन में A2 माइनस 1 होल स्क्वायर के साथ ये अपने पास आई मैक्स अपॉन में आई मीन। यहाँ से A2 भी कैंसिल हो गया। अब क्या देखने को मिलेगा, ये जो A1 अपॉन A2 हम लोग लिखे हैं, इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे आई आर से। तो आई मैक्स अपॉन में आई मीन इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर प्लस 1 अपॉन में आर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो दोनों में होल स्क्वायर। तो ये कुछ अपने को देखने को मिलेगा। तो यहाँ जो हम लोग रिप्लेस किए हैं वो उसके बारे में बात करना। तो हम लोग रिप्लेस किए क्या? आर इज इक्वल्स टू A1 अपॉन में A2, यही रिप्लेस किया है। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड रेशियो। तो अगर एम्पलीट्यूड रेशियो पूछ रहे तो A1 अपॉन A2 है, उसको डिनोट किससे करें? R से करें, इज नोन एज एम्पलीट्यूड रेशियो। ठीक है, अब इसी का रिलेशन अगर I से देना तो R इज इक्वल्स टू A1 अपॉन A2 है। स्क्वायर वाला रिलेशन होता है तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट में I1 अपॉन I2। ये बात भी समझ है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक और बात लिख देते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड। तो क्या देखा गया है, ये याद रखने वाली चीज़ है, कि जो विड्थ है स्लिट का, जो स्लिट हम लोग ले रहे थे जिसमें होल था जो, तो जो विड्थ है स्लिट का वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है इंटेंसिटी को। विड्थ ऑफ स्लिट डायरेक्टली अफेक्ट द इंटेंसिटी। ठीक है, इतना बात को याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया। तो इसको हम लिख दें, जो विड्थ ऑफ द स्लिट है इंटेंसिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है।
अब एक दो रिलेशन और देख लीजिए अपने पास क्या क्या रिलेशन मिल सकता है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट डन। अब हम लोग करते हैं आगे का कहानी। अब यहाँ से क्या क्या रिलेशन है अपने पास, तो आर स्क्वायर अगर लिखेंगे तो क्या मिलेगा, A1/A2 का होल स्क्वायर, मतलब कैपिटल में लिख दें A1/A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा I1/I2 मिल जाएगा। और साथ में इसको अगर फ्रीक्वेंसी से रिलेट करना है तो ω1/ω2 भी लिख सकते हैं। तो एक पूरा रिलेशन अपने को मिल जाएगा। आर हो गया जिसको एम्पलीट्यूड रेशियो बोलते हैं, उसका इंटेंसिटी के साथ रिलेशन, उसका ओमेगा के साथ रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ तक बात खत्म हुआ कंपैरिजन का। कंपैरिजन कर लिया I1/I2 का हम लोग। ठीक, अब इसके बाद हम लोग करेंगे सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। ठीक है, तो जो इंटरफेरेंस हम लोग पढ़े हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। तो इसको समझ लिया जाए, मतलब लिख लिया जाए एक और बार, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। देखो सस्टेन्ड मतलब जैसा है वैसे ही रहेगा, कोई कमी नहीं आना चाहिए। तो इंटरफेरेंस में हम लोग क्या देखें, फ्रिंजेस देखें, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस। वो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के इंटेंसिटी में अगर कोई कमी नहीं आता है टाइम के हिसाब से तो उसको हम बोलते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। लेकिन अगर कोई फ्रिंज है वो कमी होने लगे, मतलब जो ब्राइट साइड है वो उसका इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होने लगे, तो इसका हम लोग बोलेंगे अनसस्टेन्ड इंटरफेरेंस। तो फिलहाल हम लोग को यही जाना, तो ये लिख देते हैं इंटरफेरेंस इन विच क्या देखने को मिलेगा, द पोजीशन ऑफ मैक्स एंड मीन डज नॉट चेंज विथ टाइम। जो मैक्सिमम और मिनिमम है उसका इंटेंसिटी अगर टाइम के साथ चेंज नहीं होता, उसी को हम लोग बोलते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। अब इसके बाद हम लोग बात कर लें, जो कंडीशंस हम लोग पढ़े हैं उस कंडीशंस को पॉइंट में लिख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन होता है इंटरफेरेंस का, ताकि एक जगह रहेगा तो पढ़ या याद आसानी कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या जानना है, कंडीशन किसके लिए, इंटरफेरेंस के लिए। ठीक है, पहला कंडीशन, दोनों वेव का नेचर कैसा होना चाहिए, द टू वेव मस्ट बी कोहेरेंट। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, फेज डिफरेंस ना के बराबर होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। तो फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव बी स्मॉल और कांस्टेंट। ठीक है, तीसरा, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हो जाता है, लाइट कैसा होना चाहिए। तो हम ये भी बोले थे लाइट अलग अलग नहीं होना चाहिए, लाल पीला हरा नीला नहीं ले सकते हम लोग, एक ही लाइट लेना, उसको 2 पार्ट में तोड़ना है। तो लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, ये बात हो गया था चौथा। अभी हम लोग देखें इंटेंसिटी वाला कहानी कि जो विड्थ है उसको हम लोग को कैसा रखना पड़ेगा, स्लिट का स्मॉल रखना पड़ेगा इंटेंसिटी के लिए। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हम लोग पहले पढ़ चुके थे, चौथा पॉइंट अभी हम लोग पढ़े। तो सारा कहानी इंटरफेरेंस का अब खत्म होता है। अब हम लोग शुरू करेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है पहले थोड़ा सा जान लिया जाए। इंटरफेरेंस से ही आता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है तो जैसे हम लोग लाइट को स्लिट से पार करा रहे थे तो देखने को क्या मिलता है, जो स्लिट का कॉर्नर है वहाँ से लाइट थोड़ा सा बेंड हो जाता है। तो ये जो बेंडिंग प्रोसेस है कॉर्नर ऑफ द स्लिट से, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये बात अभी हिंदी में क्या, इसी बात को अभी इंग्लिश में करना पड़ेगा, मतलब डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा ऊपर कर दे, थोड़ा सा एडजस्ट कर दे, हो गया। तो अगला हेडिंग है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, अब हम लोग क्या कर लें, तो जो फिनोमेना होता है किसका, बेंडिंग का, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। और कहाँ से बेंड होता है ये, अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्लिट। तो यहाँ स्लिट नहीं, हम कोई भी चीज़ बोलते रहे क्योंकि हम केवल इंटरफेरेंस में थोड़ी देखेंगे, हर जगह देखेंगे। तो अराउंड द कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टिकल हो गया, या फिर कोई भी एपर्चर है अपने पास, कोई भी इनटू, एक मिनट, हाँ, इनटू रीजन ऑफ इट्स ज्योमेट्रिकल शैडो। तो जो बेंडिंग का प्रोसेस है कहाँ से, कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टिकल से या एपर्चर से, उसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन। इज डिफ्रैक्शन ऑफ
लाइट। ठीक है, अब डिफ्रैक्शन हम लोग स्लिट से अगर समझेंगे तो कैसा होना चाहिए, तो फॉर डिफ्रैक्शन जो स्लिट का साइज होना चाहिए शुड बी कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब इसका कहने का क्या मतलब है वो अब हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये एक सोर्स था, ठीक है, अब इसमें से लाइट वेव ऐसे बाहर निकला, ये लाइट वेव बाहर निकला और ये है अपने पास स्लिट। तो अगर हम लोग स्लिट का साइज ये रखते हैं, ये हो गया स्क्रीन, तो देखो अगर स्लिट का साइज ये रखते हैं तो यहाँ से आसानी से ये वाला वेव पार हो जाएगा और आना आसानी से वाला वेव पार। तो हम लोग को स्लिट का साइज मिनिमम ऐसा रखना पड़ेगा ताकि ये जो वेव है वो वेव आसानी से पार हो जाए। अगर वेव आसानी से पार हो जा रहा है तो कोई टेंशन ही नहीं है, यहाँ पे डिफ्रैक्शन बहुत कम देखने को मिलेगा क्योंकि ऑब्स्टेकल से टकराया ही नहीं। वो जो कॉर्नर वाला हिस्सा है, ये जो कॉर्नर वाला हिस्सा उससे टकराया ही नहीं, तो जब टकराया ही नहीं तो डिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ पे ये से टकरा जाएगा, मतलब अगर हम स्लिट का साइज छोटा रखते हैं तो ये जो वेव है इसे टकराता और टकराने के बाद फिर यहाँ पे कुछ अपने को अलग अलग पैटर्न देखने को मिलता, ये जो बेंडिंग देखने को मिलता, वो जो बेंडिंग है उसी बेंडिंग प्रोसेस से तो फ्रिंजेस भी देखने को मिल रहा था। लेकिन फिलहाल यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी टकराएगा, टच भी होगा तो बेंडिंग होगा, बेंडिंग होगा तो अलग अलग फ्रिंजेस देखने को मिलेगा, और नहीं होता है तो सीधा सीधा ऐसे निकल जाएगा और यहाँ पे अपने को ब्राइट लाइट देखने को सीधा सीधा मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं डिफ्रैक्शन भी समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन में। तो टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, दो तरीके का डिफ्रैक्शन होता है, एक अलग अलग मतलब साइंटिस्ट अपने हिसाब से दो अलग अलग चीज़ों को डिफाइन कर दिए, ठीक है, तो उन्हीं दोनों डेफिनेशन को अपने को पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, तो इसमें पहला नाम होता है, साइंटिस्ट के नाम पे है, फर्सिनल डिफ्रैक्शन है। इनका क्या कहना है तो समझ लीजिए। इनका कहना है कि ये जो सोर्स है और ये जो स्क्रीन है, अगर दोनों को हम लोग बहुत पास प्लेस करेंगे स्लिट के, मतलब सोर्स को भी पास में रखते हैं, स्क्रीन को भी पास में रखते हैं स्लिट के, तो वहाँ पे अपने को डिफ्रैक्शन देखने के लिए लेंस का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बात है कि जो सोर्स है एंड द स्क्रीन, the source and the screen are placed very close to the slit, and to observe this then to observe this diffraction नो लेंथ इज रिक्वायर्ड। ये बात हो गया कि अगर हम लोग दोनों को बहुत पास रखते हैं, सोर्स को और स्क्रीन दोनों को बहुत पास रखते हैं किसके, स्लिट के, तो अपने को डिफ्रैक्शन देखने के लिए लेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इन्हीं चीज़ों को दूर कर दे, जो सोर्स है जो स्क्रीन है उसको दूर दूर रख दे, तो फिर डिफ्रैक्शन देखने के लिए लेंस का ज़रूरत पड़ेगा। अभी जो दूसरा डेफिनेशन हो गया दूर रखने वाला, वो दूसरे साइंटिस्ट देते हैं, उनका नाम होता है फ्रॉनहोफर्स। एक फर्सिनल है, एक दूसरा है फ्रॉनहोफर, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो इनका क्या कहना है कि सोर्स और स्क्रीन को दूर दूर रख देना है। ठीक है, तो वही डेफिनेशन है इसका। इफ सोर्स एंड स्क्रीन आर एट लार्ज डिस्टेंस and to observe this diffraction lens is required। तो इस वाले डिफ्रैक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं आगे और चीज़ों को समझते हैं डिफ्रैक्शन को डायग्राम से थोड़ा सा। तो हम लोग चलते हैं डिफ्रैक्शन को थोड़ा सा डायग्राम से समझा जाए कि डायग्राम में कैसे क्या हो सकता है। तो अगला हेडिंग अपने पास डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। डिफ्रैक्शन कराना है सिंगल स्लिट से।
अब ये कैसे होगा, क्या होगा, चीज़ों को देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक पॉइंट सोर्स है अपने पास। अब यहाँ से क्या निकला, पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेगा, ये मालूम होना चाहिए। अब स्फेरिकल वेव फ्रंट से जो रे हम लोग बनाएंगे वो परपेंडिकुलर कुछ ऐसा जाएगा, हो गया रे। अब इसको हम लोग पार कराते हैं एक लेंस से, मतलब स्फेरिकल सोर्स है, स्फेरिकल सोर्स के पास एक लेंस रखे हम लोग। अब ये लेंस से ये वेव फ्रंट पार करेगा, तो जैसे ये लेंस से वेव फ्रंट पार करेगा तो बेंड होके ये कैसा बन जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा। ठीक है, ये वेव फ्रंट गया, ये इससे पार करके कैसा बन जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा। तो ये हो गया प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पे। अब ये प्लेन वेव फ्रंट जो है ट्रैवल करता हुआ आगे जाएगा। ठीक है, अब ये प्लेन वेव फ्रंट को हम लोग पार कराएंगे स्लिट से, तो स्लिट को कुछ हम ऐसा बना देते हैं, ये हो गया अपना स्लिट। और यहाँ पे कुछ जो दूरी है उस दूरी को बोल देते हैं डी, और इसको हम लोग एक पॉइंट से डिनोट कर देते हैं कि जो वेव फ्रंट जा रहा है वो इस पॉइंट से होते हुए जा रहा है, कुछ ऐसा सीधा कुछ ऐसा वेव फ्रंट जा रहा है। ठीक है, और इसको हम लोग पार करेंगे कैसे, एक अनदर लेंस से पार करेंगे, एक और लेंस यहाँ पे प्लेस कर दे, इस लेंस से इस वेव फ्रंट को पार कराएंगे। तो अब देखो सबसे पहले क्या था, स्फेरिकल वेव फ्रंट से लाइन वेव फ्रंट आए, पॉइंट सोर्स है स्फेरिकल, उसको हम लोग चेंज कर दिया प्लेन वेव फ्रंट में। अब प्लेन वेव फ्रंट को स्लिट से पार कराएं, स्लिट में कुछ पॉइंट्स का नाम दे दिया जहाँ पे वेवलेंथ हो जाएगा उसका, 4 पॉइंट नाम दे दिए। मान लो ये प्लेन वेव फ्रंट आया, लेंथ से पार कर रहा है। अब लेंथ से पार कर रहा है तो स्क्रीन को, ये जो स्क्रीन है इस स्लिट से कितने दूरी पर रखते हैं हम लोग, डी दूरी पर रखते हैं। तो जब ये प्लेन वेव फ्रंट आएगा, लेंथ से पार करेगा तो फिर से आपस में एक दूसरे को कन्वर्ज कर देगा, क्योंकि प्लेन वेव फ्रंट अब लेंथ से पार कर रहा है तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट में, मतलब एक पॉइंट सोर्स में। तो पॉइंट सोर्स में इसको कन्वर्ट करेगा तो कहीं एक जगह आके मिल जाएगा। तो ये हो गया डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, मतलब एक सिंगल स्लिट ले रखे हैं तो डिफ्रैक्शन कैसा, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा लेंस के साथ। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा और समझा जाए, अगर लेंस नहीं हो, केवल हम लोग वेवलेंथ पार करें तो कैसे अपने को डार्क और ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलता है, ये भी समझ लिया जाए। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं हम। ठीक है, हाँ, तो अब देखो क्या है, ये है फिर से अपने पास स्लिट, थोड़ा सा नीचे से बनाते हैं, ये अपने पास फिर से स्लिट, यहाँ तक है स्लिट, काफ़ी बड़ा बना दिया ना स्लिट, तो जूम इन करके बना रहे। और ये है अपने पास स्क्रीन। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, टेढ़ा है पर मेरा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक वेवलेंथ पार करेंगे, ये एक सिंगल वेवलेंथ। ठीक है, ये हो गया अपने पास। और अगर ये वेवलेंथ है तो इसमें वेवलेंथ इसका कितना हो जाएगा, लैम्डा। एक वेव हम पार करा रहे, उस वेव का वेवलेंथ कितना हो जाएगा, लैम्डा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स का नाम दे देते हैं, जैसे वहाँ पे हम लोग पॉइंट लिए थे ना 1 2 3 4, वैसे यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स लेते हैं। जैसे यहाँ से एक पॉइंट, यहाँ तक पॉइंट लेंगे तो 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ ऐसा पॉइंट हम लोग ले लें, 10 पॉइंट हो गया मान लो। अब नाम के कुछ ऐसा करके 10 पॉइंट हो गया। अब यहाँ से हम पहला पॉइंट से ले रहे हैं रे को एक किसी पर्टिकुलर जगह पे। ठीक है, यहाँ पहुँचा दिए पहले पॉइंट से रे को। अब क्या कर रहे हैं, उसके बाद जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्रेस्ट और ट्रॉ से मतलब होना चाहिए अपने को। एक ये है, अगर ये वाला हिस्सा देखें, मान लो थर्ड पॉइंट को हम लोग ले लें, वहाँ पे क्या है, ये अपने पास है क्रेस्ट। और थर्ड पॉइंट क्रेस्ट है तो ये वाला मान लेते हैं 4 5 6 7 8, 8 नंबर पे, 7 नंबर पे। ठीक है, ये वाला पॉइंट मान लो ट्रॉ हो गया, तो इस वाले पॉइंट को हम लोग ट्रॉ ले लिया, तो ये हो गया क्रेस्ट, ये हो गया ट्रॉ। ऊपर वाले को छोड़ दो, हमको ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए अपने को। तो कुल मिला के बताने का मकसद मेरा ये है कि एक वैसा रे को हम ले रहे हैं जो क्रेस्ट पे है, एक ऐसा रे को ले रहे हैं जो ट्रॉ पे है। क्रेस्ट और ट्रॉ वाला जो रे यहाँ पे मिलेगा वो कैसा फ्रिंज बनाएगा, तो वो यहाँ पे बनाएगा डार्क फ्रिंज। समझ आया? तो ये जो डार्क फ्रिंज मिलता है, ये जो ब्राइट फ्रिंज मिलता है, डिपेंड कैसे करता है, तो कितना वेवलेंथ ऑफ लाइट हम पार करा रहे हैं, कितना वेवलेंथ ऑफ लाइट पार कर रहा है, कौन सा बेंड हो रहा है, कैसा बेंड हो रहा है। ये जो बेंडिंग प्रोसेस है उसी को डिफ्रैक्शन बोलते हैं, और ये जो फ्रिंजेस वाला ऑप्टन प्रोसेस है उसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो अगर हम लैम्डा वेवलेंथ का लाइट को पार करा रहे हैं और उसमें भी एक रे हम ले रहे हैं क्रेस्ट का, एक ले रहे हैं ट्रॉ का, तो दोनों मिलके कैसा फ्रिंज बनाएगा, डार्क।
लेकिन अगर अपने को ब्राइट फ्रिंज चाहिए तो ब्राइट फ्रिंज कैसा मिलेगा? तो ब्राइट फ्रिंज के लिए जो अपने पास वेवलेंथ होना चाहिए वो थोड़ा सा कुछ अलग हो जाना चाहिए। मतलब ज़रूरी तो नहीं है लैम्डा ही वेवलेंथ का लाइट रे पार करेगा, वेवलेंथ तो कुछ भी हो सकता है। ये हो गया वेवलेंथ। अब ये जो वेवलेंथ है ये है 3λ/2। इसका वेवलेंथ अगर हम लोग निकालेंगे तो ये है 3λ/2। λ/2 3 बार है तो 3λ/2 है। जब ऐसा लाइट रे पार करेगा तो इस केस में यहाँ से जो क्रेस्ट आएगा, यहाँ से जो ट्रॉ आएगा, फिर यहाँ से जो क्रेस्ट आएगा, ठीक है। तो क्या मिला? 3 चीज़ मिला अपने को, क्रेस्ट, ट्रॉ, क्रेस्ट। और ये कहाँ पे हम लोग ऑप्टेन कर रहे हैं? किसी स्क्रीन पे। तो ये है अपने पास क्रेस्ट, ये अपने पास ट्रॉ, फिर ये है क्रेस्ट। तो देखो खुद ही समझो, क्रेस्ट और ट्रॉ एक दूसरे को डार्क बनाएगा, लेकिन बचा हुआ क्रेस्ट वहाँ पहुँच रहा। तो ये जो क्रेस्ट पहुँच रहा है यहाँ पे कैसा फ्रिंज बनाएगा? ब्राइट। तो समझ आ रहा, ब्राइट कब बनता है और डार्क कब बनता है? तो जब अपने पास हम लोग क्रेस्ट और ट्रॉ को देखेंगे, क्रेस्ट और ट्रॉ केवल ख़त्म हो जाए तो अपने पास डार्क बनेगा, केवल क्रेस्ट बच जाए तो अपने पास ब्राइट बनेगा, केवल ट्रॉ बच जाए तो अपने पास डार्क बनेगा। तो ये अपने पास ब्राइट बनेगा, लेकिन इसका जो इंटेंसिटी है थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है। सेंट्रल वाले का मैक्सिमम रहता है, बाकी साइड वाइज थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। तो ये था डायग्राम के हिसाब से डिफ्रैक्शन। वो भी इसमें एक बार अपने को लैम्डा वेवलेंथ पार कराना पड़ेगा, एक बार 3λ/2 पार कराना पड़ेगा, कुछ ऐसा वेवलेंथ पार कराना पड़ना। अब इसके बाद हम लोग कर लें अब इसके बाद हम लोग क्या कर लें, तो इसके बाद हम लोग कर लेते हैं लेंस वाला जो कहानी ऊपर था उसको एक बार समझते हैं। मतलब उससे हम लोग को कुछ डेरिवेशन, कुछ रिलेशन ले आना है, तो उसको वापस से बनाते हैं। तो ये अपने पास एक लेंस, यहाँ से लाइट रे, ये हो गया अपने पास स्लिट, ये हो गया अपने पास फिर से दोबारा एक लेंस, ये हो गया अपने पास स्क्रीन, ठीक है। अब लाइट रे पार कर रहा था, ये हो गया लाइट सोर्स जो कहाँ प्लेस्ड है, तो इसको हम बोल देते हैं एफ पे प्लेस्ड है। ये क्या है अपने पास? सोर्स, फोकस पे प्लेस्ड है। मतलब ये लाइट सोर्स गया, रे ऑफ लाइट, ये तो सीधा निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? प्लेन में, ये भी प्लेन में। तो मतलब यहाँ पे जो लाइट पहुँचा कैसा पहुँचा? प्लेन वेव फ्रंट पहुँचा, ठीक है। अब ये एंटर करेगा और इसका दूरी हम लोग बताएं क्या लिए थे, इसको हम लोग डी लिए थे, ये था डी। और यहाँ पे कुछ यहीं से लाइट रे पार करा प्लेन वेव फ्रंट। अब देखो प्लेन वेव फ्रंट पार तो करा, लेकिन इस कॉर्नर से जब टकराएगा तो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। तो बेंड हो गया कुछ ऐसा जाएगा, यहाँ से थोड़ा और बेंडिंग देखने को मिलेगा कन्वर्ज करके, तो ये कुछ मिला। तो इस पॉइंट पी पे पहुँच रहा है। लेकिन अगर ये बेंडिंग नहीं हुआ रहता तो ये सीधे सीधे ऐसे निकल जाता, बेंडिंग नहीं हुआ था तो सीधे सीधे, उसके बाद फिर यहाँ पे कन्वर्ज होता, बीच में आ गया था। ये कुछ अपने को कहानी दिखता कब? जब बेंडिंग नहीं हुआ रहता। ये है अपने पास L1, ये है अपने पास L2, नामकरण कर दें तो ये पॉइंट को A बोल देते हैं, इस पॉइंट को B बोल देते हैं। अब देखो होता क्या है कि जब ये बेंड हो गया, कितना बेंड हो गया, तो इसको हम बोल देते हैं थीटा एंगल से ये बेंड हो गया। टकराने के बाद, कॉर्नर से टकराने के बाद थीटा एंगल से बेंड हो गया। अब थीटा एंगल से बेंड होने के बाद कहाँ पहुँच गया? P पे, लेकिन वैसे कहाँ पहुँचता ये? O पे पहुँचता। अब जब ये बेंड हुआ तो इसके पाथ में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। वो पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम लोग? तो ए पॉइंट से जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इससे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो बेंडिंग वाला है। तो जो बेंडिंग वाला है उस पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये अपने पास परपेंडिकुलर। इस पॉइंट को नामकरण कर देंगे एन, ठीक है। पिछले भी में हम लोग एन नामकरण करें। और ज्योमेट्री से ये पता है कि जितना एंगल यहाँ बनता वही उतना ही एंगल यहाँ बनता, तो यहाँ पे भी कितना एंगल बन जाएगा? थीटा एंगल बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, तो एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा 90 डिग्री वाला, ABN, और जो BN है वही पाथ डिफरेंस होगा। मतलब BN के वजह से ही ये यहाँ पे पहुँचा। अगर BN को हम लोग कम कर दें, मतलब इस पार्ट को ऐसे सीधा कर दे तो ये वापस यहीं पे आ जाएगा। तो यहाँ जो पाथ डिफरेंस है वो क्या है अपने पास? BN है। तो सीधा हम लोग मुद्दे पे चलते हैं, पाथ डिफरेंस के बारे में बात कर लें। द पाथ डिफरेंस, ये तो समझ आया कि बेंडिंग हो गया। बेंडिंग क्यों हुआ? कॉर्नर से टकराई। अगर लिखना होगा तो तुम लोग लिख सकते हैं, हम लिख नहीं रहे, यहाँ पे हम डायरेक्ट मुद्दे पे चल रहे हैं। तुम लोग को लिखना होगा कि सोर्स का हम लोग F पे रखे हैं, वहाँ से लाइट रहा है जिसको एक लेंस प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर दिया। प्लेन वेव फ्रंट से जब लाइट जा रहा था तो बेंड से, कॉर्नर से टकरा के वो कहाँ कन्वर्ज हुआ? P पे। लेकिन अगर टकराता नहीं तो कहाँ पे जाता? O पे। अब उन दोनों में कितने का एंगल बन रहा? थीटा पे एंगल बन रहा। तो हम लोग क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, A से
ए से एन पे एन पॉइंट तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और जो बी एन है वो पाथ डिफरेंस रहेगा उस रे के लिए। तो वही पाथ डिफरेंस हम डायरेक्ट निकाल रहे थे, पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव फ्रॉम ए एंड बी। तो जो पाथ डिफरेंस वो क्या हो जाएगा, तो उसको हम लिख रहे हैं बी एन से। बी एन का क्या फॉर्मूला आएगा, तो बी एन निकालना है अपने को, तो ए पी पूरा ए पी पूरा पाथ है, इसमें से हम लोग माइनस कर दे किसको, बी पी को, तो क्या निकल के आएगा बी एन। ए पी टोटल है, इसमें से हम इस हिस्से को माइनस कर दें, ये ऐसा कर ले बी एन प्लस एन पी इज इक्वल टू ए पी। ए पी तो कर सकते हैं, ऐसे समझ आसानी से आएगा तुम लोग को। देखो जो ए पी है वो पाथ कहीं ना कहीं किससे बना है, बी एन से बना है, साथ में एन पी से बना है। अपने को निकालना है बी एन, ठीक है। अब बी एन निकालना तो हम लोग क्या कर लें, इसको इधर भेज दें, ए पी माइनस एन पी। तो ये अपने पास एक पाथ डिफरेंस आ गया और यहाँ पे इसको अपने को सॉल्व भी करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग किस में लगाएंगे, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी एन में। अगर ट्राइंगल ए बी एन में चलेंगे तो साइन थीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, साइन थीटा से मिलेगा अपने को बी एन और ए बी। और बी एन ही तो है अपना पाथ डिफरेंस जिसको हम लोग पी बोलेंगे, ठीक है। साइन थीटा ए बी कितना है अपने पास, तो ए बी है टी, डी इधर आ जाएगा, डी हो जाएगा साइन थीटा को रिप्लेस कर देंगे थीटा से। तो कुल मिला के जो पाथ डिफरेंस है अपने पास कितना आ जाएगा, डी थीटा। इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। ये समझ आया इतना तक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ना मतलब अपना साइड में जाना होता है। तो अभी हम लोग क्या निकाल लिए, पाथ डिफरेंस निकाल ले। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे पोजीशन ऑफ मिनिमा, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, यही सब तमाम चीज़ें बची हुई हैं। तो इस वीडियो में नहीं, अब हम लोग अगले वीडियो में इन सब चीज़ों को निकाल के सॉल्व करेंगे। वैसे भी अपना टाइम हो ही गया, तो उम्मीद करते हैं जो भी आज हम लोग देखे हैं वो समझ आया होगा। थोड़ा सा टेक्निकल ज़्यादा है, ये जो ऑप्टिक्स वाला पार्ट है, रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स, थोड़ा सा टेक्निकल ज़्यादा है। और इसके बाद वाला जो चैप्टर्स है उसमें थ्योरी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा पार्ट 2 में गड़बड़ है। एक पहला दोनों मतलब रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स थोड़ा ज़्यादा ही टेक्निकल हो जाता है और उसके बाद वाला चैप्टर ज़्यादा कहानी वाला हो जाता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, उम्मीद करते हैं चीज़ों को देख के समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो एक और बार ट्राई करना, ज़रूर आ जाएगा। पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि फिर से हम रोज़ बता ही देते हैं कि एग्ज़ाम का डेट आ ही गया है। तो थोड़ा मोड़ा पढ़ लो अच्छे से, ताकि अच्छा नंबर आ जाए, घर वाले खुश हो जाए। मेरे घर वाले तो खुश थे मेरे नंबर से, बाकी अब तुम लोगों के ऊपर है। तो ख्याल रखो, अपना पढ़ाई करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।